पुरुष ने जमीन से गोबर उठाया और उसे सूंघा। हाँ, ये के गोबर को पूरे शरीर पर लगा लिया। इससे अपनी गंध छुपाने के लिए एक प्राचीन शिकार का खेल शुरू होने वाला था। वे रेंगते हुए आगे बढ़े क्योंकि पिछले 6 महीनों से उन्हें मांस नहीं मिला था, इसलिए वे 3 चींटियों को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। जैसे ही कबीले के सरदार ने हुंकार भरी, लोग तेजी से उठे और हमला शुरू कर दिया। प्राणों की परवाह न करते हुए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन याक भी कमजोर नहीं थे। उनकी भयानक गति से धरती कांप उठी। इसी दूरी पर शिकारी ने तुरंत लंबे भाले फेंके, जिससे याकों का रास्ता रुक गया। वे घबराकर वापस भागने लगे। हड़बड़ी में याकों का झुंड चट्टान से नीचे गिर पड़ा। हालांकि एक बहादुर याक ने शिकारियों से सीधे टक्कर लेने का फैसला किया। यह दयालु लड़का पहली बार शिकार में शामिल हुआ था। जब याक उसकी ओर दौड़ा, वह घबरा गया और भागते वक्त गिर पड़ा। याक ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया। कबीले के सरदार, जो उसके पिता थे, ने तुरंत लंबा भाला फेंका। हालांकि यह याक को लगा, लेकिन उसकी जान देने की ठान से नहीं रोक सका। पिता जल्दी से चट्टान के किनारे दौड़ा और देखा कि उसका बेटा आधे रास्ते में चट्टान से लटका हुआ है। पिता ने जोर से चिल्लाया कि उसे हाथ न छोड़ना, लेकिन दुर्भाग्यवश चट्टान फट गई। पिता की आंखें दहशत से फैल गईं। फिर उसने देखा कि उसका बेटा किसी उभरे हुए पत्थर पर गिरकर बच गया। यह जगह जहां वह था, वहां से बचने की उम्मीद लगभग शून्य थी। यह गहरा सदमा पिता के लिए असहनीय था। वह अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे उतरना चाहता था, लेकिन कबीले के लोगों ने उसे वापस खींच लिया। उन्होंने उसकी भावनाएं शांत की, क्योंकि कोई भी उस बच्चे को बचा नहीं सकता था। जल्द ही कबीले के लोग चट्टान के नीचे याकों को इकट्ठा करने गए। रात होने तक पिता अपने बेटे के चले जाने को स्वीकार नहीं कर पाया। वह चट्टान के किनारे घुटनों के बल बैठ गया और पूरी रात बेबसी से अपने बच्चे को देखता रहा। आखिरकार आंसुओं के साथ उसने अपने बेटे के लिए एक कब्र बनाई। उसे भोजन और कबीले के लोगों के साथ वापस जनजाति लौटना था, क्योंकि सर्दियां आने वाली थीं और जनजाति की औरतें व बच्चे शिकारियों के लौटने का इंतजार कर रहे थे। अनजाने में कितना समय बीत गया। एक गंजा गिद्ध उसके ऊपर उतरा। लड़का अचानक जागा और गिद्ध को एक थप्पड़ से चट्टान से नीचे गिरा दिया। उसने चारों ओर देखा और यह एक गहरी खाई थी। लड़के ने अपने पिता को पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ घाटी की गूंज थी। वह यहाँ मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने नीचे चढ़ने की कोशिश शुरू की, लेकिन चट्टान बहुत खड़ी थी। एक गलती से पैर फिसला और उसके नीचे कोई सहारा नहीं था। लड़का निराश होकर खाई की ओर देखता रहा। कितना समय बीता। अचानक आकाश बादलों से भर गया और तेज बारिश शुरू हो गई, जो खाई में एक नदी बन गई। लड़के ने समझा कि यह उसकी एकमात्र जीवित रहने की उम्मीद है। उसने हिम्मत जुटाई और तेज बहती नदी में छलांग लगा दी। दूसरे दिन हड्डा चमत्कारिक रूप से जीवित रहा। वह कीचड़ के किनारे पहुंचा और 20,000 साल पुरानी झरने का पानी पिया। जूतों को उतार कर देखा तो पैर सूजकर गेंद की तरह हो गए थे। उसने अपना मुड़ा हुआ पैर 2 पत्थरों के बीच फंसाया, दांत कसकर जोर से मोड़ा और फिर एक लकड़ी से सरल सहारा बनाया। हड्डा लंगड़ाते हुए चट्टान पर पहुंचा और देखा कि उसके पिता ने उसके लिए एक पत्थर का स्मारक बनाया था। हड्डा हताश हो गया। उसने पत्थर को लात मारी और अपनी भावनाएं निकाली, लेकिन और भी बुरा हाल आने वाला था। दूर एक भेड़िया झुंड उसकी ओर देख रहा था। हड्डा तुरंत उठकर भागा, घायल पैर को घसीटते हुए लंबा रास्ता तय किया और आखिरकार एक जल स्रोत मिला, जहां उसने एक केंचुए को खाकर ताकत हासिल की। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, भेड़िए दांत निकालकर उसे घूर रहे थे। हड्डा फिर भागा। वह सूखे पेड़ पर चढ़कर भेड़ियों से बचना चाहता था, लेकिन एक भेड़िए ने उसके जूते को दांतों से पकड़ लिया। आनन फानन में हड्डा ने चाकू निकाला और भेड़िए को घायल कर दिया। वह सफलतापूर्वक पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित रात बिताई। भेड़िए चले गए, लेकिन वह घायल भेड़िया वहीं रह गया। हड्डा ने चाकू को लकड़ी से बांधा और धीरे धीरे आगे बढ़कर भेड़िए को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तड़पती हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। उसकी दयालुता ने उसे मारने से रोका, इसलिए उसने भेड़िए का मुंह रस्सी से बांध दिया और उसे लेकर झील के पास गया, जहां उसने उसके घाव साफ किए। दोनों ने एक गुफा में शरण ली। भेड़िए को संभाला और थका हुआ हड्डा सो गया। अगली सुबह भेड़िया ने खुद ही अपने मुंह की रस्सी खोली। हड्डा डरा नहीं, बल्कि दयालुता से उसे एक कटोरा पानी दिया। शायद इंसानी भलाई को महसूस कर भेड़िया ने सतर्कता छोड़ी और पानी पीने लगा। उस दोपहर हड्डा ने जंगल में एक खरगोश पाया। भोजन की समस्या हल करने के लिए उसने आखिरकार हिम्मत करके उसे मारा। गुफा लौटकर हड्डा ने लकड़ी से आग जलाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया धीरे धीरे आया और खरगोश का मांस छीनने की कोशिश की। हड्डा ने तुरंत कच्चा मांस काटकर अपना हक जताया। छोटा भेड़िया डर गया और पीछे हट गया। हड्डा ने ताजा भुना खरगोश खाया और भेड़िया पास खड़ा चिल्लाया। लड़के ने उसे डांटकर एक टुकड़ा फेंका। कुछ दिनों की आराम के बाद दोनों के घाव ठीक हो गए। हड्डा घर लौटने की यात्रा शुरू करना चाहता था। वह चाहता था कि भेड़िया अपने झुंड में लौटे, लेकिन छोटा भेड़िया उसके साथ चिपक गया। जहां भी हड्डा जाता, भेड़िया चुपचाप पीछे पीछे आता। लड़का जब उसे डांटता, भेड़िया रुक जाता, लेकिन फिर चल पड़ता। हड्डा ने लकड़ी फेंककर भगाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया उसे मुंह में दबाकर वापस लाता। एक इंसान और एक भेड़िया साथ चलने लगे। हड्डा ने भेड़िए का नाम अल्फा रखा और दोनों घर की ओर चल पड़े। अल्फा की मदद से शिकार की दक्षता बढ़ गई। रात की ठंड में अल्फा हड्डा के पास सोकर उसे गर्मी देता, लेकिन जल्द ही सर्दियां आ गईं। हड्डा आगे बढ़ते वक्त गलती से बर्फीले नदी में गिर गया। वह तैरकर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन बर्फ के नीचे कोई रास्ता नहीं था। अल्फा ऊपर चिंतित था। वह बर्फ तोड़कर उसे बचाना चाहता था, लेकिन उसका वजन कम था। खतरे के वक्त हड्डा ने कमर का चाकू निकाला और बर्फ पर मारा। खुशी की बात, वह सुरक्षित बाहर निकला। अल्फा ने उसे खींचकर ऊपर लाया। हड्डा बर्फ पर कांप रहा था और अल्फा उसे चाटकर हल्की गर्मी देता रहा। दोपहर
दोपहर तक हड्डा ने लकड़ी से आग जलाई, बर्फ से जमे कपड़े उतारे और बर्फ पर लेटकर अल्फा के साथ गर्माहट बांटी। दोनों घर की ओर चलते रहे। अचानक उसने आगे एक आकृति देखी, उत्साह से दौड़ा, लेकिन यह एक लंबे समय से जमा हुआ शव था। हड्डा का चेहरा फीका पड़ गया। उसने तंबू में भोजन की तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। हालांकि एक धनुष तीर ले लिया। रास्ते पर चलते ही एक और भयंकर तूफान आया और पीछे कुछ शिकारी कुत्ते पीछा कर रहे थे। हड्डा ने अल्फा के साथ तूफान में दौड़ लगाई और आखिरकार एक बर्फ गुफा में शरण ली, जहां कुत्तों से बचा। लेकिन अल्फा दांत निकालकर गुर्राया। मुड़कर देखा, एक मजबूत काला तेंदुआ था। जब तेंदुआ हड्डा पर झपटा, अल्फा ने आगे कूदकर उसे रोका। अपने शरीर से तेंदुए से लड़ाई की, क्योंकि उसे लड़के की रक्षा करनी थी। हड्डा ने धनुष उठाया, निशाना साधा और एक तीर से तेंदुए को मार गिराया। अल्फा खून से लथपथ उठा। हड्डा को सुरक्षित देखकर चैन की सांस ली और गिर गया। इस लड़ाई के बाद हड्डा ने अल्फा को अपना कबीले का सदस्य माना। चाहे घर लौटे या नहीं, वह अपने साथी को नहीं छोड़ेगा। एक इंसान और एक भेड़िया बर्फीले मैदान में चलते रहे। लंबे समय बाद हड्डा ने एक पत्थर का स्मारक देखा, जिस पर कबीले का निशान था। यह मतलब था कि घर पास है, लेकिन तेज हवाएं और बर्फ बढ़ती जा रही थी। हड्डा की ताकत खत्म हो गई और वह घुटनों पर गिर गया। अल्फा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने रुकना नहीं चाहा। दोनों लंबे समय तक चले। घायल अल्फा की चाल धीमी पड़ गई। आखिरकार वह बर्फ पर गिर गया। हड्डा ने आकर अपने साथी को हल्के से सहलाया। क्या वे समझ सकते हैं? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हड्डा ने अभी सांस ले रहे अल्फा को गोद में उठाया। तूफान झेलते हुए रास्ता लिया। उसने वादा किया था कि वह साथी को नहीं छोड़ेगा। एक इंसान और एक भेड़िया अनंत हिमनदों को पार करते रहे। अंतिम इच्छा शक्ति से हड्डा ने जनजाति की परछाई देखी। जब वह अल्फा को लिए जनजाति में पहुंचा, वह आखिरकार चैन से गिर गया। पिता ने उसे देखते ही अविश्वास से भर गया। हड्डा की पहली बात थी अपने साथी अल्फा को जरूर बचाना। कबीले की देखभाल से दोनों जाग गए और सौभाग्य से अल्फा पहले से ही गर्भवती थी। कबीले ने नवजात भेड़िए को गोद में लिया। यह पल जनजाति के लिए नए साथी का आगमन था। कुछ महीनों बाद भेड़िए बड़े हुए। अल्फा और हड्डा एक साथ सूर्यास्त देखते। बाद में हर कबीले के सदस्य के पास एक भेड़िया साथी था।